Hello learners, our today's topic of discussion is aestheticism. So what is the meaning of aesthetic? The word means enjoyment and appreciation of beauty. ठीक है, aesthetic word की meaning क्या होती है? The enjoyment and appreciation of beauty, जिसमें beauty को appreciate किया जाता है. So aestheticism is an intellectual and art movement supporting the emphasis of aesthetic values मोर देन सोशल पॉलिटिकल थीम्स ऑफ लिटरेचर. तो इसके जो सपोर्टर होते थे इस मूवमेंट के, वो बिलीव करते थे कि इसमें एस्थेटिक वैल्यूज़ पे, किसी भी लिटरेरी वर्क की एस्थेटिक वैल्यूज़ पे, एस्थेटिक वैल्यू मतलब उसके पीछे छिपी हुई ब्यूटी को अप्रिशिएट करते थे, ना कि कोई सोशल पॉलिटिकल थीम्स को. सोशल पॉलिटिकल थीम्स मतलब ज़रूरी नहीं कि कोई लिटरेरी वर्क के पीछे कोई मॉरल वैल्यू छुपी हो, कोई डीप मीनिंग छुपी हो. ठीक है, कोई भी लिटरेरी वर्क है, चाहे वो पोइट्री, प्रोज, ड्रामा, कुछ भी हो, अगर उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो किस लिए? उसके फॉर्म की वजह से, उसमें क्या क्या छंद, रस, अलंकार किसी पोएम में यूज़ हुए हैं, तो वो उसकी ब्यूटी को बढ़ाते हैं. तो यहाँ पे ब्यूटी को अप्रिशिएट करना, ना कि उसके पीछे छुपी हुई मॉरल वैल्यूज़ को. तो ये किसके फॉलोअर थे, किस पे बिलीव करते थे? दे ओनली बिलीव ऑन आर्ट फॉर आर्ट्स शेक. ठीक है, दो तरह के फॉलोअर्स थे, दो मूवमेंट्स थे उस समय, आर्ट फॉर आर्ट्स शेक एंड आर्ट फॉर लाइफ्स शेक. ठीक है, दो मूवमेंट थे. तो यहाँ पे मीनिंग क्या समझ में आ रही? आर्ट फॉर आर्ट्स शेक मतलब कला केवल और केवल कला के लिए, और दूसरा मूवमेंट क्या था? आर्ट फॉर लाइफ्स शेक. कला किसके लिए? लाइफ के लिए. लाइफ के लिए मतलब कि उस कला में, उस कॉम्पोजिशन में, चाहे वो पोइट्री हो, पेंटिंग हो, ड्रामा हो, कुछ भी हो, उसके पीछे एक मॉरल वैल्यू छुपी हो, ताकि रीडर को या स्पेक्टेटर को उससे कोई मॉरल वैल्यू सीखने को मिले. ठीक है, तो दो तरह के फॉलोअर्स थे. आर्ट फॉर लाइफ शेक जो किसको फॉलो करते थे कि हर कला में क्या होनी चाहिए? एक मॉरल वैल्यू छुपी होनी चाहिए, डीप मीनिंग छुपी होनी चाहिए. और दूसरे क्या थे? आर्ट फॉर आर्ट्स शेक के फॉलोअर, जिनका मानना क्या था कि कोई भी कॉम्पोजिशन जो है, जो कला है, वो किसके लिए होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ कला के लिए होनी चाहिए, उसमें ब्यूटी होनी चाहिए. ठीक है, look at this example. तो इस सॉन्ग को आपने सुना, ठीक है, इसकी मीनिंग समझ में आई कि इस सॉन्ग में क्या मीनिंग है? इस सॉन्ग की मीनिंग समझ में आई आपको? नहीं. ठीक है, तो इसकी मीनिंग समझ में नहीं आई, फिर भी ये सॉन्ग सुनने में हमको अच्छा लग रहा था. क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स वॉइस, इट्स रिदम. ठीक है, इसकी जो रिदम थी वो बहुत अच्छी थी, इसकी वॉइस बहुत अच्छी थी. तो मीनिंग समझ में नहीं आई, फिर भी हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम उसको पसंद कर रहे हैं. क्यों? उसकी ब्यूटी की वजह से. तो यही इन आर्ट जो इस आर्ट के इस मूवमेंट के जो फॉलोअर्स थे, उनका यही मानना था कि जो आर्ट है वो आर्ट के लिए होना चाहिए. मतलब अगर कोई लिटरेरी वर्क है तो उसको पढ़ने में मज़ा आए, भले ही उसके पीछे कोई मॉरल वैल्यू हमको समझ में ना आए. इट वॉज पर्टिकुलरली प्रोमिनेंट इन यूरोप ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी. और ये जो लिटरेरी मूवमेंट था, ये कब शुरू हुआ था? 19th सेंचुरी में, प्रोमिनेंटली इन यूरोप में ये शुरू हुआ था, सपोर्टेड बाय नोटेबल फिगर्स सच एज. और इस लिटरेरी मूवमेंट के सपोर्टर कौन थे? वॉल्टर पेटर एंड ऑस्कर वाइल्ड. ये मोस्ट नोटेबल फिगर्स थे, बट मोर कंटेम्प्रेरी क्रिटिक्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द मूवमेंट. और इनके अलावा वॉल्टर पेटर और ऑस्कर वाइल्ड के अलावा भी फॉलोअर्स थे कुछ, जैसे हारोल्ड ब्लूम, who argued against projecting social and political ideology onto literary works. तो ये जो हारोल्ड ब्लूम्स थे और बाकी सारे जो इस मूवमेंट के फॉलोअर्स थे, इनका मानना क्या था कि कोई भी लिटरेरी वर्क जो है उसमें ब्यूटी होनी चाहिए, ना कि वो किसी सोशल या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करे या कोई मॉरल वैल्यू दे या कोई डीप मीनिंग से भरा हुआ हो. ऐसा ज़रूरी नहीं है. आर्ट सिर्फ आर्ट के लिए होना चाहिए, विच ही बिलीव्स हैज़ बीन अ ग्रोइंग प्रॉब्लम इन ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट ओवर 20th सेंचुरी. इन द 19th सेंचुरी इट वॉज रिलेटेड टू अदर मूवमेंट सच एज. तो 19th सेंचुरी में एस्थेटिसिज्म के कुछ और भी मूवमेंट्स थे, लाइक सिम्बलिज्म और डिकेडेंस. तो ये भी सिम्बलिज्म और डिकेडेंस भी ये एस्थेटिसिज्म को ही फॉलो करते थे. सिम्बलिज्म से ही समझ में आ रहा है, जिसमें सिम्बल्स यूज़ करते थे डिफरेंट. तो इस तरह के लिटरेरी टेक्निक यूज़ करना, रेटरिक्स यूज़ करना, जैसे सिम्बल यूज़ करना, मेटाफर, सिमिली, या कोई भी, हिंदी में हम देखें तो रस, छंद, अलंकार,
तो ये सब किस में आते हैं? मानवीकरण, सिम्बलिज्म, प्रतीक यूज़ करना, तो ये सब किस में आते हैं? एस्थेटिसिज्म में ही आते हैं। कला के ब्यूटीफाई करते हैं कोई भी लिटरेरी वर्क को। और डिकेडेंस भी इसी तरह का ही मूवमेंट था विच रिप्रेजेंट्स इन फ्रांस। तो ये जो फ्रांस एंड डिकेडेंटिसिज्म रिप्रेजेंटेड इन इटली, तो ये इटली और फ्रांस के ये जो लिटरेरी मूवमेंट थे, सिम्बलिज्म एंड डिकेडेंस, तो ये भी एस्थेटिसिज्म से ही रिलेटेड कुछ मूवमेंट थे एंड मे बी कंसिडर्ड द ब्रिटिश वर्जन ऑफ द सेम स्टाइल। तो हम ये जो एस्थेटिसिज्म है इसके ब्रिटिश वर्जन भी हम कह सकते हैं इस मूवमेंट को। एस्थेटिक लिटरेचर, द ब्रिटिश डिकेडेंट राइटर्स वर मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर वॉल्टर पेटर। तो कुछ ब्रिटिश डिकेडेंट जो राइटर्स थे वो वॉल्टर पेटर को उन्होंने फॉलो किया, मतलब एस्थेटिसिज्म को फॉलो किया। एंड हिज एसेज पब्लिश्ड ड्यूरिंग 1867 टू 1868। तो 1867 से 1868 के बीच में वॉल्टर पेटर ने जो एसेज लिखे थे जो किसको फॉलो करते थे? एस्थेटिसिज्म को फॉलो करते थे, उसको इन्होंने फॉलो किया जो ब्रिटिश डिकेडेंट थे, इन विच ही स्टेटेड दैट। तो वॉल्टर पेटर ने अपने इन एसेज में क्या लिखा था? हैड टू बी लिव्ड इंटेंसली विद एन आइडल ऑफ ब्यूटी। तो इनका मानना, इन्होंने अपने ऐसे में किसको दिखाया था? आइडल ऑफ ब्यूटी को दिखाया था। हिज टेक्स्ट स्टडीज़ इन द हिस्ट्री ऑफ द रेनासा, ये इनका लिटरेरी वर्क था। स्टडीज़ इन द हिस्ट्री ऑफ द रेनासा जो कि 1873 में पब्लिश हुआ था, जो इस मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज़ एस्थेटिसिज्म। आई होप यू कुड अंडरस्टैंड। थैंक यू।